और लेकिन इसके बावजूद जो है, और इन्होंने इनका ख़ुद का कहना यह है कि मुझे जो इतने केसों के लिए जो है वो वकील हायर करना पड़ा। मैं हैरान हूँ। मैं हायर अथॉरिटीज़ से पूछती हूँ, मैं BOG से सवाल करती हूँ। मैं लेक्चर प्रोग्राम की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गाइज़, अब जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हमारा उस वीडियो का पार्ट 2 है, उसी से मुंसलिक है। जैसा कि आपको शुमैला ने पब्लिक स्कूल के बारे में सारा बताया था कि वहाँ पर हमारे साथ कैसी ज़्यादती हुई स्टाफ के साथ, एम्प्लॉयर के साथ। मज़ीद हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है तमाम स्टाफ और प्रिंसिपल भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, और अकाउंटेंट भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे जो मौजूद पहले रह चुके हैं पास में। तो अख्तर भाई से हम स्टार्ट करेंगे। अख्तर भाई की बात रह गई थी बाकी, तो अख्तर भाई से मौजूदा हम यानी कि हम बात करेंगे स्कूल के बारे में कि स्कूल के क्या मामलात थे और किस तरह वहाँ पर जाती। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये एक्चुअली देखे तमीर सिंध प्रोग्राम के तहत ये जो ना पब्लिक स्कूल एक मॉडल स्कूल बनाए गए थे हर डिस्ट्रिक्ट में। तो और ये हमारे लिए एक बड़ी नेमत थी, हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। तो और हम लोग जो पहले लोग काम करते थे तो हम रूल्स को फॉलो करते थे, लेकिन आजकल हम मुझे सुनने में आ रहा है मुख्तलिफ़ पेरेंट्स से इधर उधर से कि रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, बल्कि स्टाफ को हिरासा किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसके साथ जो उनकी बात नहीं मानता प्रिंसिपल वगैरह की, तो उनके साथ काफ़ी मतलब ज़्यादती की जाती है और उनको मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है ना दबाया जाता है, उनको धमकियां दी जाती हैं। और इस तरीके से अभी जैसे ये है कि मिस शुमैला ने आपको बताया कि इनकी सैलरी 13,000 रुपये है, तो अब तो वज़ीर आला सिंध ने इस बजट में अनाउंस कर दिया गया है कि कम से कम सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट के रूल्स को भी क्यों नहीं फ़ॉलो कर रही, या गवर्नमेंट के अहकामात को क्यों नहीं इन चीज़ों को फ़ॉलो कर रही। इनको ये चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए। और दूसरी बात है, ये टीचर्स मेहनत करके बच्चों को जो है पढ़ाती हैं, इनके ज़ाहिर है घर बार कैसे चलेगा। और अगर घर ये इस तरीके से टेंशन में होंगी तो मेरे ख्याल से बच्चों को भी सही तरीके से नहीं पढ़ा सकें। तो मैं वज़ीर आला साहब से ख़ुसूसी तौर पे अपील करता हूँ कि काइंडली इन मामलात को देखें और ये टीचर्स के जो मसले मसाइल हैं या पब्लिक स्कूल में जो भी हो रहे हैं उन मामलात को देखें, क्योंकि ये एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और ये जो है गवर्नमेंट इनको 1 करोड़ रुपया तकरीबन साल के ग्रांट देती है। तो गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि इसको लुक आफ्टर करें या देखें कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या कैसे मामला चल रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से जो है ना गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो लाजमी तौर पे दे, ताकि टीचर्स का या जो भी मामलात हैं बच्चों के, उसको देखा जाए और इसके इदारे को और मज़ीद बेहतर कर दिया जाए। बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि बिल्कुल शुमैला ने भी ऐसी कहा था कि आजकल तो वैसे भी अगर कोई बंदा जॉब के लिए जाता है, अब चाहे वो बिल्कुल लेवल उसका कम हो, तो उसकी सैलरी भी कम से कम जो है वो गवर्नमेंट के मुताबिक 24 से 25,000 रुपये होती है। और ये तो एक टीचर है जो कि एक सरमाया होता है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं और आगे इल्म फराहम करते हैं, तो उनकी सैलरी इतनी कम क्यों है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। हम आगे चलेंगे। हमारे साथ मौजूद है जो वहाँ पर पहले सबका अकाउंटेंट रह चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका नाम क्या सर? मोहम्मद तारिक ख़ान। मोहम्मद तारिक खान, आप वहाँ पर पहले अकाउंटेंट रह चुके हैं। आप मज़ीद बताएं, आगे मज़ीद हम आगे बात बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। पहली बात है कि मुझे अभी ये सुनकर बड़ी हैरत हुई है शुमैला के बारे में। शुमैला की मैंने वीडियो भी देखी तो मुझे एक तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और उसके अलावा मुझे हैरत इस बात की हुई कि 10 साल तो मुझे स्कूल से निकले हुए हो गए हैं और इनकी सैलरी अभी तक 13,000 तक पहुंची है, जबकि कुछ लोगों की सैलरी मैंने सुना है लाख से ऊपर भी पहुंच गई है, जिसमें जो है वो प्रिंसिपल अस्मा कौसर साहिबा भी हैं। और बड़ी हैरत हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस स्कूल में क्या हो रहा है। ये सेमी गवर्नमेंट स्कूल है और इसको बाकायदा ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट ग्रांट देती है बाकायदा। 2 चेक मैंने अपने हाथ से जमा कराए हैं जिसके बारे में मैं जानता हूँ अच्छी तरह, और वो उनकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ। इधर इतनी सारी करप्शन हो रही है इस स्कूल के अंदर, और एक अरसे से हम लोग इसका मुकाबला कर रहे हैं डट कर, और 10 साल तो मुझे हो गए कोर्ट के मैटर के अंदर और मुतसिब के इदारे के अंदर, और उसके अलावा गवर्नर के पास मेरा केस चला काफ़ी अरसे तक। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। शुमैला की जो बात मैंने सुनी तो मुझे बेइंतहा अफसोस हो रहा है, और मैं इस बात की तायद करता हूँ कि इस स्कूल के अंदर बदउनवानियाँ और करप्शन उरूज के ऊपर है। पहले लोग मुझे बताते थे, मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है कि बिल्कुल वहाँ पर करप्शन उरूज के ऊपर है। एक शख्स जो कि उसका अपॉइंटमेंट जो है 3 ग्रेड में हुआ था, जिसका नाम अब्दुल रशीद है, ठीक है। आज
मुझे पता चल रहा है कि उसकी सैलरी 40-45 हज़ार तक है, और एक जो टीचर उनके सामने जिनकी सैलरी अब्दुल रशीद से डबल थी, आज वो 13,000 पर है और वो 45,000 ले रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये ज़ाहिर है करप्शन। और ये अब्दुल रशीद वहाँ पर क्या थे पहले, अब क्या बताएं? अब्दुल रशीद पहले वहाँ पे जो है वो अटेंडेंट, ये लैब अटेंडेंट थे, यानी कि प्यून, सही ना, ग्रेड 3 का मुलाजिम था वहाँ पे। ये कंप्यूटर वगैरह साफ़ करता था और टेबलें साफ़ करता था, और उसके कोई हैसियत नहीं थी। आज जो है मैंने सुना है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है, तो इस चीज़ का जो है नोटिस लेना चाहिए। और ग्रेड 3 से ग्रेड 14 में जो है छलांग लगाना, ये तो इतनी प्रमोशन तो मैं नहीं समझता कि किसी को दी जाए, और बिल्कुल करप्शन करने के ऊपर जो है उसको इतना प्रमोट किया जा रहा है। और बेइंतहा, मतलब करप्शन तो बेइंतहा है, जिसके पीछे हम एक अरसे से लगे हुए हैं। हमारी और भी साथी हैं हमारे, जिनका मैं कहना नहीं मानता था इस बात के ऊपर कि अस्मा कौसर करप्ट है। मैं कहता था वो बिल्कुल सही है और ये आप लोग गलत कह रहे हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये करप्ट औरत है। और जिसने ये किया कि दानिश जो है, मेरे बाद एक अकाउंटेंट दानिश था, बड़ा शरीफ आदमी, हाफिज़ कुरान था वो, और उसने जो है इनकी करप्शन का साथ नहीं दिया और इनके मुखालिफ चला। तो उसके साथ इन्होंने ये सलूक किया कि उसके हथकड़ियाँ लगाकर उसको मोबाइल में बिठाकर जो है ले जाया गया, और उसको इतना टॉर्चर किया कि वो बेचारा जॉब छोड़कर चला गया। और अब वो इतना खौफज़दा है इनसे कि अगर उससे रब्ता भी किया जाए ना, तो वो बेचारा डरता है। वो इस बात से डरता है कि मैं रब्ता करूँगा तो फिर कहीं मेरे साथ दोबारा ऐसा ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को, लेकिन अभी बहरहाल वक्त कम है, तो मैं ज़्यादा जुल्म की इंतहा कर दी गई है, और ये सारी कारगुजारी अस्मा कौसर की है जो वहाँ पर अभी मौजूद है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये SM पब्लिक स्कूल है जो नॉर्थ कराची में, और कौन सा कोड है, FC पब्लिक स्कूल, वहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ मौजूद हैं जो वहाँ की एज अ प्रिंसिपल रह चुकी हैं। हम उनसे बात करेंगे जो मेन किरदार है, मज़ीद हमें इनके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम क्या? मेरा नाम रुकैया दरख्शां है। मैं पब्लिक स्कूल में 2000 में मैंने ज्वाइन किया था। उस वक्त जो है ये स्टार्ट हुआ था। हमारे जो अपॉइंटमेंट था वो BOGs ने किया था। उस वक्त जावेद हनीफ साहब चेयरमैन हुआ करते थे DC सेंट्रल, और उस वक्त हमें अपॉइंट किया गया था। मैंने 17 साल यहाँ पर एज अ लेक्चरर जॉब की है, प्लस मैं HOD थी सोशल साइंसेस की, और उसके बाद फिर मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया, और 2016 में जो है मुझे प्रिंसिपलशिप के लिए नामज़द किया गया और मुझे प्रिंसिपल बनाया गया। उस वक्त स्कूल के हालात इंतहाई दगरगू थे। 80% के करीब सिर्फ 30% फ़ीसेस आ रही थी, बाकी फ़ीसेस नहीं आ रही थी। फाइनेंशियली स्कूल कोलैप्स होने के करीब था। तब मैंने चार्ज लिया, इसको हम लोगों ने बहुत मेहनत से बेहतर किया। जब ये बहुत बेहतर हो गया, 80% से ज़्यादा फ़ीसेस कलेक्ट होने लगी, फाइनेंशियली हम परेशानियों से निकल गए, तब मुझे हटा दिया गया। एक कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए मिस अस्मा कौसर ने DC साहब और ADC सुमेरा, उनसे उनकी पर्सनल दोस्ती थी, उन्होंने मुझे हटाया। और उसके बाद जो है जब मैं एज अ टीचर मैंने इंडिकेट किया, जैसे मुझे हटाया गया अकाउंट्स में फिर करप्शन शुरू हो गई। सबसे पहले जो करप्शन हुई है वो जो इंक्रीमेंट था 2011 का, उसमें कुछ लोगों की 5-5 हज़ार रुपये सैलरीज़ बढ़ाई गई। मैंने उस पर प्रिंसिपल को भी एप्लीकेशन लिखी, DC साहब को भी इन्फॉर्म किया, कोई उस पर कारगुजारी नहीं की गई, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा मुझे 4 महीने बेइंतहा परेशान किया गया, और उसके बाद जो है मुझे झूठे इल्ज़ामात लगा के निकाल दिया गया। तो ये करप्शन दोबारा से उस वक्त से शुरू हुई है, और मिस अस्मा कौसर सिर्फ अकेली इस करप्शन में शामिल नहीं है, बल्कि पूरी मैनेजमेंट, और मैं तो ये कहूँगी कि मैनेजमेंट से ऊपर की अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी पूरी सरपरस्ती हासिल है मिस अस्मा कौसर को इस करप्शन को जारी रखने के लिए। और ये 100 कहना चाहिए लोगों का स्टाफ है पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का। इस 100 स्टाफ को, 100 मेंबर को, 100 फैमिलीज़ को जिस टॉर्चर में इस वक्त मुब्तला किया गया है, सिवाय उन लोगों के जो मिस अस्मा कौसर को की खुशामद करते हैं, या मिस अस्मा कौसर की अब कोशिश ये है कि जितने पुराने लोग हैं उन्हें हटा दिया जाए, जो रूल्स एंड लॉज जानते हैं। क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि आप ये प्रिटेंड किया जाए कि ये एक प्राइवेट स्कूल है और इसमें वो तमाम मनमानियाँ हों जो कि प्राइवेट स्कूल्स में होती हैं। लिहाजा
यहाँ पे नेपोटिज़म है। मिस अस्मा कौसर ने अपनी भतीजी को यहाँ पे भर्ती किया हुआ है, अपने रिश्तेदारों को यहाँ रिसेप्शन पे रखा हुआ है, और इसके अलावा रशीद साहब ने अपने तमाम गांव के अफराद को, जिसमें उनका भांजा है, भाई है, बहन की फैमिली है, उन सबको यहाँ पर जो है वो जॉब्स दी हुई हैं। और वो पियंस और माली जो हैं वो इस वक्त 18 रशीद साहब ये अस्मा कौसर के कुछ लगते रिलेटिव हैं क्या? अस्मा कौसर के रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है करप्शन करने के लिए एक गठजोड़ तो बनाना पड़ता है। तो जो रशीद साहब हैं और अस्मा कौसर हैं, जब तक इनका गठजोड़ रहेगा, उनके साथ तीसरी जो है मिस फ़रज़ शम्स हैं, इन तीन का गठजोड़ है और ये बड़ी कामयाबी के साथ करप्शन के साथ स्कूल को चला रहे हैं। स्कूल की ग्रांट कहाँ जा रही है, जो भी अपने हक़ के लिए यहाँ आवाज़ उठाता है, जो भी अपने हक़ के लिए यहाँ आवाज़ उठाता है, उसे निकाल दिया जाता है। बेशुमार लोग हैं जिन्हें निकाला गया है, मेरे अलावा यहाँ से बहुत सारी टीचर्स हैं जिन्हें निकाला गया है। उनमें से कई सामने आ चुकी हैं और कई सामने आना नहीं चाहती, लेकिन वो अपनी जगह, मतलब मुझे हैरत इस बात पे है कि हायर अथॉरिटीज़ जो है वो जो मिस अस्मा कौसर कहती हैं वो सिर्फ उस बात को मानते हैं। वो अभी हम लोगों ने बड़ी मिस अस्मा कौसर एक दफ़ा सस्पेंड हो चुकी हैं, जो हमने सुना है करप्शन पे किस तरह बहाल हुई, मैं हैरान हूँ। सरपरस्ती ऊपर यानी कि इनके ऊपर भी कुछ सरपरस्ती हासिल है, इनको बेशुमार लोगों की सरपरस्ती हासिल है। ये हर जगह पैसा चलाती हैं, ये हर जगह अपना असर रसूख चलाती हैं, और ये हर जगह अपनी दोस्तियां PR बनाती हैं, और उसके बाद जो है ये अपने ख़िलाफ़ होने वाली सारी कार्रवाइयों को दबा देती हैं। मेरा केस चला मोहतसिब की अदालत में 3 साल, वहाँ इन्होंने उस केस को ख़त्म करवाया जी। वहाँ ये कहकर 3 साल के बाद मोहतसिब का अदारा कह रहा है कि ये केस हमारी जुडिसेक्शन में नहीं आता। 3 साल तक उन्हें याद ही नहीं था। उसके अलावा जो है उसके बाद यहाँ पर जो है इनके ख़िलाफ़, मैंने नहीं करवाई, इनके ख़िलाफ़ अब तक 3 तकरीबन इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं। एक तो जिस पर सस्पेंड हुई थी, उसके बाद 2 इंक्वायरियाँ इनके ख़िलाफ़ और क्लेम की गई, लेकिन एक पे कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर उसके बाद एक और इंक्वायरी जो है, उस इंक्वायरी का हमें पता चल गया, तो हमने कोशिश करके एक और इंक्वायरी इनके ख़िलाफ़ करवाई, जिसमें मैं भी शामिल थी। मैंने अपनी एप्लीकेशन दी सेक्रेटरी एजुकेशन को, और जिस वक्त मुझे निकाला गया था उस वक्त भी मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन से इंक्वायरी करवाई थी अप्रूव, वो उसको भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। तो अभी जो है 9 फरवरी को एक इंक्वायरी हुई है लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंडर, एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर फौजिया और जो हमारे सेक्शन ऑफिसर हैं एहसान लगारी, उनके अंडर वो क्या कहते हैं इंक्वायरी हुई, जिसमें मैंने अपना पूरा केस प्रेजेंट किया, और मैंने ये साबित किया कि मुझ पे जितने इल्ज़ामात लगाए गए थे सब झूठे थे, और सब सिर्फ़ और सिर्फ साजिश थी। ये साबित होता है कि साजिश करके मुझे जो है निकाला गया है, और मैं एक भी इल्ज़ाम ये साबित नहीं कर सकते। इवन जब मुझे निकाला गया तो मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई, जो कि एक लाजमी हिस्सा होता है। किसी को टर्मिनेट करने के से पहले इंक्वायरी कराई जाती है, उसके बगैर प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता। उन्होंने ये भी नहीं करवाई। उस इंक्वायरी में साबित ये किया मैंने कि ये क्या कहते हैं एक बिल्कुल साजिश है। लेकिन आज, और इसके अलावा हैरासमेंट के कई केसेस थे जो इस इंक्वायरी में शामिल किए गए थे, लेकिन आज तक उस इंक्वायरी का कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और ये कोई पहली बात नहीं है, जब भी कोई भी जाता है अपने हकूक़ के लिए लड़ने के लिए, कोई, क्योंकि एक मिसाल नहीं है, इस वक्त स्कूल पर 10 से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। पूरे स्कूल की हिस्ट्री में ऐसा है ही नहीं। पूरे स्कूल की हिस्ट्री में, ये 1999 में बना है पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, और 20 साल हो गए। सिर्फ एक तारिक खान का केस था जो कोर्ट केस था, इसके अलावा कोई और केस था ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो है, और इन्होंने, इनका ख़ुद का कहना यह है कि मुझे जो इतने केसों के लिए जो है वो वकील हायर करना पड़ा। मैं हैरान हूँ। मैं हायर अथॉरिटीज़ से पूछती हूँ, मैं BOG से सवाल करती हूँ, मैं जो चेयरमैन है मैं उनसे सवाल करती हूँ कि एक ऐसी प्रिंसिपल जिसके दौर में 10 केसेस जो हैं वो चल रहे हैं स्कूल में, उसको आप बेहतरीन प्रिंसिपल कैसे कह सकते हैं? और उसको आप मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट, इनका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था, वो तो अब ख़त्म हो चुका, तो ये कैसे मुस्तकिल सीट पर बराजमान है? ये जिस तरह जो कारकर्दगी ये अपनी पेश कर रही हैं, अगर उसको एक पल्ले में रखा जाए और ये 10 केसेस जो हैं दूसरे पल्ले में रखे जाएँ, जिसमें क्रिकेट ग्राउंड, ये कह रहे हैं कि टीचर्स ने इनके ख़िलाफ़ कोई साजिश की है, तो क्या जो
क्रिकेटर जो क्रिकेट ग्राउंड का कॉन्ट्रैक्टर था वो भी हमारे साथ शामिल हो गया क्या? उसने भी इनके खिलाफ केस कर रखा है। ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड में जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर था जो पुराना, उसने भी इनके खिलाफ केस किया हुआ है। प्लस मेरे केस के समेत इस वक्त इनके ऊपर मज़ीद टोटल अगर देखा जाए तो 10 केसेस चल रहे हैं स्कूल पे। और ऐसी कारकर्दगी पर भी हायर अथॉरिटीज़ जाग नहीं रही और ऐसी प्रिंसिपल को जो है वो शाबाश दे रही हैं और ऐसी प्रिंसिपल को जो है वो शोल्डर दे रही हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं? क्या हम ये समझें कि हायर अथॉरिटीज़ भी इसमें शामिल हैं? और क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई ये सवाल करेगा कि उस इंक्वायरी का क्या बना? मुझे बहुत हैरत है, मुझे इस बात पे हैरत है, मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान में इंसाफ तो कहीं है ही नहीं। और स्कूल जैसी इदारा जो कि एक दर्सगाह होता है जहाँ बच्चों की तरबियत होती है, उसको करप्शन का अखाड़ा बनाया गया है। और कोई हायर अथॉरिटीज़ और कोई जो कहना चाहिए अरबाब इख्तियार हैं वो इसकी तरफ तवज्जो देने के लिए, सुनने के लिए तैयार, यकतरफा सुनते हैं वो। अगर बात इतनी सच्ची है कि ये सही है और हम गलत हैं, तो जो इंक्वायरी हुई है वो इंक्वायरी रिपोर्ट लाए ना सामने, एक दफ़ा ट्रायल कर लें, सिर्फ मेरा ही केस उठा लें। हालांकि मैं सिर्फ अपने केस की बात नहीं कर रही, जो शुमाइला के साथ हो रहा है वो 4 साल से भुगत रही हैं। यानी कि कुछ लोगों को टारगेटेड करके जो इनके जो जानते हैं कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन क्या है, अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये कोई 1, 2 या 3 नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सामने नहीं आना चाहते। सबको अपनी जॉब्स का ख़तरा है क्योंकि वो देख रहे हैं जो आवाज़ उठाता है उसको निकाल दिया जाता है। जैसे तारिक साहब ने भी कहा कि अकाउंटेंट वो इन्हीं का बंदा था, इन्हीं के साथ मिलके वो करप्शन में भी हिस्सेदार था, लेकिन जब उसने किसी करप्शन पे आवाज़ उठाई तो इन्होंने उसे डिमोट किया, उसे स्टोर कीपर बना दिया। वो अदालत चला गया, अदालत में उसका मुकदमा चल रहा था और अदालत में जो है मुकदमा होने के बावजूद इन्होंने डीसी की इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उसे उठवाया पुलिस ने उसे मारा पीटा, उसका कंप्यूटर वगैरह उठा कर ले गई और उसको जेल करवाई इन्होंने और उसे इतना धमकाया कि वो अब स्कूल छोड़ के चला गया। कोई स्कूल वो बात ही करना नहीं चाहता, वो इतना खौफजदा हो गया है। तो ये सारे मामलात यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो रहा है यहाँ पे। कोर्ट ने कहा है कि कोई स्कूल जो है वो कॉपी और किताबें जो है मोनोग्राम के साथ स्कूल की सेल नहीं करेगा। यहाँ पर बाकायदा पूरा कोर्स जो है वो प्रिंट आउट होके भी आता है और बाकायदा सेल भी किया जाता है। इसके सबूत भी हम दे सकते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अरबाब इख्तियार ने आंखें मूंद रखी हैं। सबसे ज़्यादा मैं चेयरमैन और बीओजीज़, एक और चीज़, बीओजीज़ बनते हैं। पहले बीओजीज़ इतने अरसे हमारे बीओजीज़ रहे, बीओजीज़ की हर 3 महीने के बाद मीटिंग होती थी, स्कूल की प्रेमिसेस में होती थी। साल में एक दफ़ा बीओजी के मेंबर्स स्टाफ से मिलते थे और ये रिवायत थी कि जो भी मीटिंग होती थी, मिनट्स ऑफ मीटिंग और डिसीजन जो है वो सॉफ्ट बोर्ड पे लगाए जाते थे। आज ये हाल है कि ये तक छुपाया जाता है स्टाफ से कि बीओजी के मेंबर्स कौन कौन लोग हैं। बीओजी के मेंबर्स स्टाफ को नहीं जानते, स्कूल को भी नहीं जानते, और वो सिर्फ डीसी की मीटिंग में, या तो डीसी के यहाँ मीटिंग होती है उसमें 2-4 लोग आ जाते हैं, या फिर उनको पेपर्स भेज दिए जाते हैं और वो उस पर साइन करके भेज देते हैं। ये साबित करें कि इन्होंने जितने भी अपॉइंटमेंट किए हैं या जितने लोगों को इन्होंने निकाला है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे रूल्स में मौजूद है कि अगर किसी को भी निकाला जाएगा तो बीओजी से अप्रूवल ली जाएगी। मैं मांग ये करती हूँ कि डीसी साहब जो है पिछले 4 सालों में जितने लोगों को निकाला गया है, मेरे अलावा, क्योंकि मेरे वक्त में तो बीओजी मौजूद नहीं था, मेरे बाद बीओजी के मेंबर बीओजी बनने के बाद जितने लोगों को निकाला गया है उसमें शुजात साहब भी शामिल हैं, उसमें जो है मिस फरजाना भी शामिल हैं। शुजात साहब कौन है? शुजात साहब भी हमारे टीचर थे जिन्हें गलत तरीके से अपॉइंट किया और फिर गलत तरीके से निकाल दिया गया। मैं साबित कर सकती हूँ, मैं डीसी को चैलेंज कर रही हूँ कि मैं साबित कर सकती हूँ कि इन खातून ने जो है वो गैर कानूनी अपॉइंटमेंट किए हैं, जो इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। मेरे लिए ये साबित नहीं कर सकती, लेकिन मैं साबित कर सकती हूँ कि इन्होंने गैर कानूनी अपॉइंटमेंट भी किए हैं और गैर कानूनी तरीके से लोगों को डिसमिस भी किया है। ठीक है।
गाइज़ कोई एक शख्स गलत बोल सकता है, किसी एक शख्स के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि ना भरोसा है, लेकिन यहाँ पर पूरा स्टाफ ही मौजूद है। आप खुद देख रहे हैं कि प्रिंसिपल साहिबा ने पूरी डिटेल स्कूल के बारे में बता दी है और इन सारे ये पूरी जो कारगुजारी है सारी, इसका जो मेन जड़ है, जो मेन मरकज़ी किरदार है वो अस्मा कौसर है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इदारा वहाँ पर नहीं पहुँचा, बल्कि अख्तर भाई के बताने के मुझे वहाँ पर कुछ इदारे आए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। शुमाइला ने आपको बताया, प्रिंसिपल साहिबा ने आपको बताया, पूरी डिटेल दे दी कि वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि अपनी मनमानी, जो उनके साथ है उनको रख रहे हैं, जो उनके साथ नहीं है उनको वो बेधड़क निकाल लेते हैं। अकाउंटेंट को निकाला, मैडम शुमाइला, अभी तक उनका केस चल रहा है, जो कि 10 केस इस स्कूल में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया गाइज़। तो गाइज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने पहली वीडियो में बताई है कि इस स्कूल में कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। मेरी सरेआम टीम से भी रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह हम इस वीडियो के बाद ज़रूर सरेआम टीम से हम रब्ता करेंगे इकरारुल हसन भाई से, वही यहाँ पर एक्शन कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने पूरा बयान दे दिया, पूरा ही डिटेल दे दी है लोगों के बारे में कि किस तरह इन लोगों ने ज़्यादती की है, किस तरह इन लोगों ने अपने काले धंधे वहाँ पर शुरू किए हैं मैडम अस्मा कौसर की सरबराही में। एक शख्स गलत बोलेगा, 2 बोलेगा, लेकिन 3 तो नहीं बोलेगा। यहाँ पर पूरा स्टाफ मौजूद है इन्होंने बरतरफ़ किया हुआ, जो आज भी इंसाफ के मुंतज़िर है गाइज़। तो गाइज़ मेरी रिक्वेस्ट है सिंध गवर्नमेंट से, वज़ीर आला सिंध से, कि वो आएँ यहाँ पर सम पब्लिक स्कूल जो पब्लिक स्कूल जो यहाँ पर नॉर्थ कराची में मौजूद है, यहाँ पर आके ज़रूर आप एक्शन लें, ताकि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हो सकता है अब आज स्टाफ के साथ ऐसा किया कि कल को स्कूल के बच्चों के साथ भी ऐसा करें। इन्हीं की वजह से हमारा मुल्क बदनाम है और तालीमी इदारे बदनाम है। गाइस इसके साथ ही यहाँ पर मैंने मेज़बान अब्दुल सत्तार और कैमरामैन हसन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।